सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा इसको ब्लैक कर ले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग यानी जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसमें बहुत सारा टर्म्स यानी वर्ड्स यूज किया जाता है, उन सब हर एक वर्ड का मीनिंग देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ट्राई क्या करेंगे, सबको देख ही लेंगे। सबसे पहले इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। हो गया प्रेजेंट। ठीक है, और एक हाइलाइटर ले लेते हैं या फिर लेजर पॉइंटर। ठीक है, जा रहेगा तुम। ओके, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग और ये सब हमारे बारे में स्पेसिफिक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना बिजनेस से। यहाँ पे एक पेन ले लेते हैं। आदित्य, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हेलो, हाँ एनीबॉडी क्लियर है सर। कंफर्म कीजिएगा। किसी का पहले रिक्वेस्ट है, चेक कर लो। किसी का कोई रिक्वेस्ट नहीं है, चलो। अरे इसको नहीं करना। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर से पहले भी एक टर्म आता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जैसे कोई भी बिजनेस हो गया। हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, इमेजिन करो कोई एक बिजनेस इमेजिन कीजिए आप लोग शुरू से। ठीक है, उसी के एस्पेक्ट में हम सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस, अगर क्या बोलते हैं, कोई दुकान इमेजिन करते हो या फिर किसी चीज का शॉप, तो उसी पर्सपेक्टिव से हम आगे चलेंगे। कोई एक बता सकता है किसी बिजनेस का एग्जाम्पल? हेलो, आप में से कोई है जो एक किसी एक बिजनेस का एग्जांपल बता सकता है? आदित्य तुम ही बताओ, कोई नहीं बता रहा तो चैट्स में टाइप करेगा। किसी एक बिजनेस का एग्जांपल बताना है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्या हो सकता है, एक राशन की दुकान हो सकती है, और क्या हो सकता है, फर्नीचर का दुकान हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कोई बताइए बिजनेस का एक तो एग्जांपल बोलिए, वरना ऐसा हम भी बोलते रहेंगे। मोबाइल शॉप। बालू आइसक्रीम, गिट्टी। आइसक्रीम का दुकान क्या, यही खोल दिया जाए? चलिए, आइडिया पसंद आया। सबसे पहले क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट के बेसिस पे इनका आइडिया, सत्यम का आइडिया एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया बिजनेस? हाँ, तो मान लो एक हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि आइसक्रीम का बिजनेस है। ठीक है, तो एक आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आइसक्रीम लिख देते हैं। ठीक है, अरे इरेजर, इसको लिखने में शायद टाइम जाएगा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? हम करेंगे। तो यहाँ पे आइसक्रीम के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए कि उसके लिए एक ठेला लगाना होता है या फिर वो फ्रिज वगैरह परचेज करना होता है। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस को एक बिजनेस हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस क्या हुआ, आइसक्रीम बिजनेस। ठीक है, तो आइसक्रीम बिजनेस क्या है, एक अलग बिजनेस है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या है, एक अलग एंटिटी है। अगर हम इसको देख सकें, प्रेजेंट मोड में ना रखें ना, इसको हम एडिट मोड में रखते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा रखते हैं। चलो, यहाँ पे मान लो कि हम क्या है, एक ओनर हैं। स्क्रीन विजुअल है ना आदित्य? और ये है हमारा आइसक्रीम हाँ बिजनेस। हाँ। चलो, हमको लग रहा है बार बार कुछ किसी का रिस्पांस नहीं आता ना जल्दी, तो हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम। ये आइसक्रीम का हमारा बिजनेस है और हम यहाँ पे ओनर है। दोनों को हाईलाइट करते हैं रेड कलर से। ठीक है, ताकि हम जो जो लास्ट में लिख रहे हैं सबको रेड रखेंगे। तो हम ओनर ना, इस आइसक्रीम बिजनेस को स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए, 1 लाख या 2 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मान लीजिए हम ये जो ओनर है ना, ओनर कौन है, हर्षित है। ठीक है, हर्षित ओनर है और हम क्या करते हैं शुरू में 1 लाख। ठीक है, 1 लाख इस बिजनेस में लगा देते हैं। ठीक है, यानी 1 लाख का हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रिज वगैरह और कुछ शुरू में आइसक्रीम्स और अदर चीजें खरीद के लाके बिजनेस में रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हुए, इस बिजनेस का ओनर हुए। तो इसी को प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। ए पर्सन हु ऑन्स अ बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। यानी जो बिजनेस स्टार्ट करता है और कैपिटल देता है। तो ये आप जो 1 लाख रुपए हम बिजनेस में दिए ना, इसको कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको कैपिटल भी बोलते हैं। इसको हम जब कैपिटल एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं किसी और से। चलो, इसको कैपिटल भी बोलते हैं। और ये हमारा हो गया आइसक्रीम का बिजनेस। इसको स्टार्ट करने के लिए हम कैपिटल दिए, और जिसने कैपिटल दिया वो क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटर, यानी बिजनेस का मालिक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। उसके बाद है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। ठीक है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल इवेंट है, यानी कि
एक फाइनेंशियल इवेंट है। तो वो फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है कि मतलब जैसा कि परचेज ऑफ गुड्स हो गया, या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि हम लोग गुड्स के बदले क्या बोलते हैं, कुछ और गुड्स ले सकते हैं। एक पुराना वाला गुड्स अगर खराब है तो उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर सर्विसेज ऑफ मनी एंड गेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या ले रहे हैं, आइसक्रीम बिजनेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज जो भी किया जाएगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स हम नहीं करेंगे, जनरली हम लोग गुड्स को सेल करेंगे और सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं, बस रिसीव करेंगे, यानी सर्विसेज लेंगे। अगर हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हम लोग सर्विसेज लेंगे। और मनी भी हम लोग, मनी हम क्या करेंगे, सर्विस अगर कोई हमें देता है तो हम उसको मनी देंगे, और अगर हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो मनी लेंगे। यानी कि इन सब चीजों का ट्रांजेक्शन आदान प्रदान होता है। जैसे गुड्स का हो गया, आना जाना लगा रहेगा, और सर्विसेज कुछ हम लेंगे, कुछ सर्विसेज हो सकता है हम दे भी, और उसके बाद मनी का ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज का जो भी इसमें एक्सचेंज होता है ना, गुड्स सर्विसेज मनी, इन सबको क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस, इज टू रन इट्स डेली ऑपरेशन एंड हेल्प इट्स फ्यूचर ग्रोथ। द कैपिटल फॉर अ बिजनेस कम्स आइदर फ्रॉम इट्स ओनर्स और फ्रॉम आउटसाइडर शेयर्स, क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल में क्या होता है ना कि कैपिटल में जो हम लोग ओनर है, यानी कि जो हम देखे थे पिछले, प्रोप्राइटर जो था, और या प्रोप्राइटर या फिर जिसको ओनर भी बोलते थे। ठीक है, प्रोप्राइटर या फिर उसको ओनर भी हम मान के चल रहे थे कि जो आइसक्रीम बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसी को हम लोग प्रोप्राइटर मान लेते हैं या फिर ओनर भी बोलते हैं। तो वो जो पैसा देता है, हम इस केस में क्या लिखे थे, 1 लाख रुपए ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये 1 लाख रुपए जो होगा ये कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। और ये कभी कभी हो सकता है ना कि ये हो सिर्फ एक सिंगल ओनर ना हो, ये कुछ आउटसाइडर हो, जैसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कुछ सरकार के बॉन्ड्स के बॉन्ड्स मतलब होल्ड करते हैं उस कंपनी के, या फिर कुछ अदर तरीका से भी ओनर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो कि किसी एक अच्छा, हम मान लो आइसक्रीम बनाने वाले को लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है हम उसको पैसे के दम पे ना ला पाए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको कुछ बॉन्ड इशू कर देंगे कि आपका जो 10% हो गया या फिर 15% हो गया आपका कंपनी में शेयर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हेलो, अभी तक 3 चीजें क्लियर है। जो हम पहला चीज बताया प्रोप्राइटर यानी बिजनेस का मालिक, यानी जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेस के लिए पैसा देता है। दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कहीं भी अगर गुड्स सर्विसेज और मनी तीनों का एक्सचेंज हो रहा है 2 और मोर पार्टीज में, तो उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद है कैपिटल में क्या था, जो प्रोप्राइटर या फिर ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और हो सकता है कि ये जो कैपिटल है ये सिर्फ ओनर नहीं और भी बहुत सारे लोगों ने लगाया हो। ये चीज क्लियर है। हेलो, अगर क्लियर हो तो आप क्लियर अनम्यूट करके बोल दिया कीजिए, इससे कंफर्म हो जाएगा कि ऑडियो और आपको मतलब पहुंच रहा है आप तक। ठीक है, क्लियर है। चलो एक सेकंड, एक चीज हम चेक कर ले, शायद हम रिकॉर्डिंग ऑन करना मिस कर गए। अच्छा ऑन है, बढ़िया। हाँ, अब है ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स आर रेफर्ड टू द withdrawals made by the owner of a business for personal use. It gets deducted from owner's capital in the liability side of a balance sheet. ठीक है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या किया जाता है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ये दोनों टर्म हम नहीं देखते हैं। आप बस यहाँ तक यूज तक समझिए। ड्रॉइंग्स रेफर टू विड्रॉल्स, यानी ड्रॉइंग क्या करता है, जो कैपिटल हम यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए ना, अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए से हमारा बिजनेस सही सही चल रहा है, लेकिन फिर भी हम 10,000 रुपए उसमें से निकाल कर अपना फोन खरीद लेते हैं, मोबाइल फोन खरीद लेते हैं, या फिर 20-25 हजार निकाल के और कुछ काम कर लेते हैं अपना पर्सनल यूज का, जो कि बिजनेस का काम का नहीं है, यानी बिजनेस को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, हम बस अपने यूज के लिए वो पैसा निकाल के और खुद इस्तेमाल कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। यानी कि जो हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल लेते हैं उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। ये हो गया 4 टॉपिक। ठीक है, 5वां आप देखते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, नॉन करेंट एंड करेंट, यानी 2 प्रकार के लाइबिलिटीज होते हैं। एक होता है नॉन करेंट यानी कि जो करेंट नहीं है, ठीक है, और एक होता है करेंट लाइबिलिटीज जो कि हमको तुरंत चुकाना है। नॉन करेंट मतलब जो कि हमको लॉन्ग टाइम में मिलता है। तो देखते हैं पहले लाइबिलिटीज होता क्या है। करेंट लाइबिलिटीज आर द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर्स ऑफ अ बिजनेस दैट हैज टू पेड बैक विद इन द 12 मंथ्स। ठीक है, पहले लाइबिलिटी का मतलब ये समझिए कि मान लीजिए हम जो ये आइसक्रीम वाला बिजनेस है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग उधार पे कुछ सामान ला सकते हैं। अगर हमको आइसक्रीम में अगर हम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए,
हो सकता है हमको 50,000 का आइसक्रीम का ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 50,000 का हम उधार पे ले आएंगे आइसक्रीम, ठीक है, और उसके उधार पे लाके और कस्टमर को बेच देंगे। तो उस केस में क्या होगा ना, वो हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगा, यानी हमारे सर पे एक बोझ बन जाएगा, हमारे सर पे एक कर्जा बन जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटीज को कर्ज भी बोल सकते हैं, जो कि बिजनेस को चुकाना है, ठीक है, कभी ना कभी बिजनेस को चुकाना है। तो इसी में दो टाइप, एक होता है नॉन करेंट और एक करेंट। नॉन करेंट में क्या होता है कि हम लोग को 24 नॉन करेंट में होता है 12 मंथ के से ज्यादा का हमको टाइम मिलता है। जैसे बैंक का लोन, हम बैंक से कुछ लोन लेके बिजनेस में क्या बोलते हैं, कुछ जो हम बताए थे फ्रिज वगैरह परचेज कर लेते हैं, या फिर कुछ लॉन्ग टर्म के यूज के लिए फर्नीचर परचेज कर लेते हैं, या फिर उसके लिए क्या बोलते हैं, आइसक्रीम की गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं। तो वो समय हम क्या करेंगे, एक अगर वो एक बैंक लोन के थ्रू कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक नॉन करेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद है नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी दैट आर नॉट ड्यू फॉर पेमेंट बिफोर अ ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होगा, एक ईयर से, कहाँ गया, हाँ, नॉन करेंट यानी कि जो नॉन करेंट है वो एक साल से ज्यादा का हमको टाइम मिलेगा, और करेंट मतलब कि एक साल से कम का ही हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो एक साल से कम का टाइम, यहाँ पे करंट में अगर एक साल से कम का टाइम माने, तो जो हम 50,000 रुपये उधार लाए थे क्या बोलते हैं, किसी आइसक्रीम वाले से, ठीक है, या फिर किसी प्रोड्यूसर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, तो वो करंट हो गया, यानी कि हमको 12 महीने से पहले पहले चुका देना है, 1 महीने में, 2 महीने में चुकाना है, जल्दी जो चुकाना है उसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और नॉन करंट क्या होगा, जिसके लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम मिला हुआ, जैसे बैंक का लोन हमको जनरली 5 साल तक का, 3 साल 4 साल तक का मिल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और करंट जो कि 12 महीने से कम में हमको चुकाना है, ठीक है, क्लियर। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, अगर आपको क्लियर है। अच्छा, चैट हम चेक कर सकते क्या, चलो चलते हैं फिक्स्ड एसेट पे, ठीक है। तो फिक्स्ड ऐसे पहले एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में भी नॉन करेंट एसेट होता है और एक होता है करेंट एसेट, ठीक है। तो एसेट्स क्या होता है, सबसे पहले एसेट क्या होता है, जो भी बिजनेस का है, जैसे बिजनेस के पास अगर कोई, और वही जो हम बोले थे, बिजनेस आइसक्रीम बिजनेस में हमारे पास क्या हो सकता है, एक फ्रिज हो सकता है, और कुछ फर्नीचर वगैरह हो सकता है, और कुछ एक वो आइसक्रीम की गाड़ी हो सकती है, और भी अदर चीजें हो सकती है। तो वो सब क्या होता है, बिजनेस के लिए एक एसेट है, यानी बिजनेस उन सब चीजों का यूज करके कुछ अपना काम करता है, बिजनेस को उन सब चीजों से कुछ फायदा हो रहा है, या फिर कुछ बिजनेस के बेनिफिट के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब एसेट्स में भी दो टाइप का एसेट होता है, पहला होता है नॉन करेंट और करेंट। पहले देखते हैं, करेंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट अ फर्म कैन लिक्विडेट विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे करेंट एसेट का ये मतलब होता है ना, करेंट मतलब कि जिसको हम 12 महीने के अंदर में उसको बेच के उससे कैश करा ले, ठीक है। करेंट एसेट क्या हो सकता है, वो हमारे केस में करेंट एसेट हो सकता है आइसक्रीम, ठीक है, वो 12 महीने क्या, हमको लगता है 2 या 3 दिन में हम उसको बेच के और उससे पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर और भी कोई चीज हो, हम लोग अगर बेचते हो आइसक्रीम के साथ, जनरली हम लोग आइसक्रीम बेचेंगे तो हमारा तो 12 महीने का कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग उससे 2 ही 3 दिन में बेच लेंगे, तो उसको क्या बोल सकते हैं, करेंट एसेट। यानी कि जो आइसक्रीम हमारे पास सामान है ना, हमारे ठेला के अंदर या फिर हमारे गाड़ी के अंदर, वो भी एक करेंट एसेट है हमारे, ठीक है। नॉन करेंट एसेट क्या होता है, नॉन करेंट एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ अ बिजनेस दैट दे कैन नॉट लिक्विडेट विद इन अ ईयर। तो लॉन्ग टर्म एसेट क्या हो गया, जैसे कि वो हमारा जो हम आइसक्रीम वाली गाड़ी खरीदे थे या फिर फर्नीचर खरीदे थे, ये सब अदर चीजें जिसका हमको एक साल से ज्यादा का यूज करना है, यानी उसको हमको बेचना नहीं है, वो हमारे बिजनेस को हमेशा फायदा पहुंचाता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन करेंट एसेट। क्लियर है, नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होता है, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, ठीक है। ये सब चीज अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप वीडियो दोबारा से देखना, और अगर डाउट है तो आप अनम्यूट करके रेज कर सकते हो, ठीक है। हम दोबारा से इसको रिपीट कर देंगे। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट में दो टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल और टेंजिबल आप लोग बचपन से सुनते आए हो। टेंजिबल मतलब कि जिसको शायद छू सकते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कि टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, जैसे कि वही आइसक्रीम की गाड़ी हो गई या फिर वो आइसक्रीम हो गया, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी दैट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में हो सकता है जैसे कि हमारा गुडविल। गुडविल मतलब कि अगर मार्केट में हमारा अच्छा नाम बना हुआ है कि हम बहुत अच्छा आइसक्रीम प्रोवाइड करते हैं, हमारी आइसक्रीम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये हमारे लिए एक एसेट है, यानी कि हमारा एक कंपनी के लिए अच्छा वैल्यूएबल
चीज है जो कि हमको हमेशा फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगा ऑर्डर्स लेने में या फिर अदर हमारे बिजनेस के ग्रोथ में, ठीक है। तो ये हमारा एसेट है। या फिर एक इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम कोई एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे कहीं पे पोस्टर लगा के आ गए, तो वो जो पोस्टर हम लगा के आए ना, उसका एडवर्टाइजमेंट तो 1-2 साल तक चलता रहेगा, नहीं लोग उसको देखेंगे और हमारे पोस्टर के थ्रू हमारे दुकान पे आते रहेंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारा ये लॉन्ग टर्म में भी ये बेनिफिशियल होगा। तो ये क्या होगा, इंटेंजिबल, यानी कि वो उसका अभी कोई एसेट उसको कह तो नहीं सकते, लेकिन वो मतलब उसको छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारा एक तरह से एसेट की तरह काम कर रहा है, वो हमारे बिजनेस के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। ये इनकम प्रॉफिट गेन, तीनों एक जैसा वर्ड लगता है, लेकिन तीनों होता क्या है, तीनों एक जैसा टर्म लगता है। तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो डाउट क्लियर रहेगा। चलो ये है क्या, सब चलेगा। तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग आंसर कर सकते हैं। यस टाइप कर दिया अगर चैट में। अगर हम कुछ एक क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक बिजनेस को बताएं और उसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो बता सकते हैं। क्लियर है, चलिए थैंक यू क्लियर रिपोर्ट करने के लिए। यस टाइप कीजिए अगर आप आंसर देने के लिए रेडी हो, ठीक है। सिर्फ एक ही है जिनको समझ में आया, उन्हीं वही सिर्फ यस बोले, यानी कि उन्हीं को ऐसा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो तो मान लो ना एक बिजनेस इमेजिन करते हैं, ठीक है। एक बिजनेस हम किस चीज का इमेजिन कर रहे हैं, मान लो फूड्स बेच रहा है, ठीक है। फूड्स नहीं, फास्ट फूड बेच रहा है। फास्ट फूड का बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा, सुबोध को ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। सुबोध मान लो फास्ट फूड का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो उसमें पैसा कितना लगाते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए लगा के वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो मान लो सुबोध अगर 2 लाख रुपए लगा के एक फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कैपिटल को यह बता सकते हैं कितना होगा, मतलब क्या होगा कैपिटल, कैपिटल सुबोध होगा या फिर फास्ट फूड होगा कैपिटल। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हम पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं, इमेजिन करते हुए। एनीबॉडी कैपिटल अगर कोई बता सकते हैं तो बताइए, बहुत इजी टर्म है जो कि हम शायद पहले डिस्कस किए हैं इसके जस्ट। 2 लाख। 2 लाख, यानी जो पैसा सुबोध इसमें अपने ये फास्ट फूड वाले बिजनेस में लगाए उसी को बोलेंगे कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे प्रोप्राइटर कौन होगा, हेलो, ऐसा बार बार बोलना पड़ता है बहुत। ओनर। कौन, ऑनर, प्रोप्राइटर ऑनर है भाई। प्रोप्राइटर तो ऑनर का बस सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। प्रोप्राइटर है कौन इस बिजनेस में, जो फास्ट फूड वाला बिजनेस हम इमेजिन किया, इसमें ओनर कौन है, सुबोध। सुबोध। चलिए थैंक यू। हाँ। सुबोध इसमें ओनर है और फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो एक बिजनेस है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और कौन सा टर्म था जिसको शायद डिस्कस किया था? हाँ, और बाकी सब कुछ क्लियर ही होगा। लाइबिलिटी मान लीजिए अगर सुबोध क्या बोलते हैं, कुछ काम करने के लिए बिजनेस में, ऐसा वो कोई बड़ा शॉप लगाने के लिए कुछ बैंक से लोन ले ले या फिर कुछ ऐसा कर ले, तो वो उनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आगे। अब देखते हैं इनकम, यानी कि जो बिजनेस जिस कारण से किया जाता है, प्रॉफिट गेन, ये सब अच्छा अच्छा शब्द होता है, ठीक है। सबको ग्रीन करना चाहिए था, ज्यादा अच्छा लगता है। बात करते हैं इनकम की। इनकम इज अ रेवेन्यू दैट अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो रेवेन्यू हम लोग अर्न करते हैं ना, कि मान लो जैसे फास्ट फूड वाले में अगर हम एक दिन में 10,000 का तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा भाई, इतना थोड़ी बेचेंगे। मान लो हम 1,000 रुपए के वो फास्ट फूड वगैरह बेच लेते हैं, या फिर अपने बिजनेस पे आ जाते हैं। अपना बिजनेस क्या था, आइसक्रीम वाला बिजनेस, जो कि हमारा बिजनेस था। तो आइसक्रीम वाले में अगर हम एक दिन में 1,000 रुपए का जो सेल करते हैं, यानी टोटल जो हम सामान बेचे वो 1,000 रुपए अगर हमारे पास आया, तो हमारा वो इनकम हो गया, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द फेलियर टू जनरेट रेवेन्यू कैन लीड टू शट डाउन ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर हमारा रेवेन्यू आना बंद हो गया, अगर हमारे पास जो 1,000 रुपए आ रहा था आइसक्रीम बेचने के बाद वो आना बंद हो गया, तो हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, आइसक्रीम वाला बंद भी हो सकता है। यही बात लिखा हुआ है। इनकम क्या होता है, इनकम इज द रेवेन्यू दैट अ बिजनेस अर्न्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स। यानी कि वो सर्विसेज बेच के या फिर गुड्स बेच के। तो हमारे एग्जांपल में हम सर्विसेज तो बेचते नहीं, हम कोई सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं, हम क्या करते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। तो इस केस में हमारा जो रेवेन्यू आएगा वो आइसक्रीम बेचने से ही आएगा।
और हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको हमेशा हमारे लिए रेवेन्यू आता रहे, वरना ये हमारा शट डाउन भी करवा सकता है बिजनेस, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परफॉर्म दैट बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम ये जो इनकम हुआ ना, इसके लिए हो सकता था कि हम कुछ खर्च भी किए हो, ठीक है। मान लिया हमारे पास 1000 रुपए का जो प्रॉफिट आया, 1000 रुपीज का प्रॉफिट आया। हमारी बात को ध्यान से सुनिए, हम ये सब कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो इसको हम थोड़ा सा टाइप कर ही ले तो अच्छा है। हाँ, अगर हम यहाँ पे ना 1000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। 1000 रुपए का अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हो सकता है कि हमारा उसमें 200 रुपीज मार्केटिंग में लगा हो, ठीक है, या फिर मार्केटिंग, या फिर 200 हमारा क्या होगा, जो हम वो एक एम्प्लॉय को भेजे थे साथ में उसके, वो जो ठेला या फिर हमारा गाड़ी लेके घूम रहा था, उसको हम 200 रुपए एक दिन का उसका सैलरी दे देते हैं, ठीक है, मान लो एक ही दिन का सैलरी देते हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, 800 रुपीज होगा, ठीक है। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, 800 रुपीज होगा, क्योंकि 200 रुपए तो हम पहले से हमारा उसमें खुद ही लगा हुआ था, ठीक है। तो हमारा जो, अच्छा ये प्रॉफिट नहीं था, ये रेवेन्यू था, ठीक है। 1000 रुपए जो हमारा रेवेन्यू, यानी कि आइसक्रीम 1000 रुपए का बिका, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। ये हो गया हमारा रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा रेवेन्यू नहीं, इनकम, इनकम बोले थे ना हम, इनकम। ये हमारा इनकम हुआ था, यानी एक दिन अगर हम किसी गाड़ी वाले को भेजते हैं, उस पर आइसक्रीम वगैरह सब कुछ रख के, वो 1000 रुपए का इनकम करता है, और 200 रुपए हम उस एम्प्लॉय को देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 800 रुपए बचा, तो वही हमारा प्रॉफिट हो गया। इनकम क्या हुआ, जो टोटल बिजनेस से, मतलब वो सेल्स करके या फिर सब कुछ काम करने के बाद जो पैसा आया, और उसमें से जो ये एक्सपेंस काट लिया जाए, एम्प्लॉय वाला क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, यानी हमारा खर्च है 200 रुपए, अगर और भी कोई खर्च होगा तो और भी काट लेंगे, और जो बचेगा वही हमारा होगा प्रॉफिट। तो ये चीज क्लियर है प्रॉफिट और इनकम एक्सपेंस के बीच में, ठीक है। इसको ये 200 रुपए एम्प्लॉय एक्सपेंस लिखी देते हैं, ठीक है। चलो एक्सपेंस किस चीज में हुआ, एम्प्लॉय में, और यहाँ पे इनकम किस चीज से हुआ, बाय सेलिंग, यानी कि जो हम आइसक्रीम बेचे उससे हमारे पास 1000 रुपए आया, ठीक है, और 200 रुपए हमारा एम्प्लॉय का एक्सपेंस था, और 800 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलते हैं गेन की तरफ। ए गेन इज एन increase in the total value of an asset of a business. It takes place when the current price of the asset exceeds its original purchase price. It can occur at the time during the useful life of an asset, ठीक है। अब ये गेन क्या होता है, गेन मान लो कि आज हम जो बिजनेस कर रहे थे वो 1000 रुपए से कर रहे थे, ठीक है, हम 1000 रुपए उसमें, मतलब 1000 रुपए का सेल कर रहे थे, तो मान लो कि हमारा 500 रुपए का उसमें सामान रहा होगा, ठीक है, पहले से 500 रुपए का सामान, 500 रुपए नहीं, मान लो 5 या 600 रुपए सामान। अच्छा यहाँ पे 200 रुपए हम कुछ एक्सपेंस लिख दिए ना, तो ये 800 प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंस में हम उसको भी काउंट करेंगे, वो जो क्या बोलते हैं हमारा, ये प्रॉफिट 800 सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, यहाँ पे ये कुछ हम लोग जो आइसक्रीम बेचे उसका भी कुछ प्राइस रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं वो 500 उसका कॉस्ट प्राइस भी था, ठीक है, यानी परचेज रेट, उसको भी कंसीडर करना होगा। और ये सबको अगर माइनस कर देना, 5 और 2 7, तो हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट सिर्फ 300 रुपए होगा, ठीक है। तो 300 रुपए प्रॉफिट होता है, तो ये क्या करेगा ना, ये प्रॉफिट हमारे एसेट को बढ़ा देगा, ठीक है। यानी कि जो बिजनेस में हम ये लाख रुपए लगाए हुए थे, तो वो 300 रुपए अगर हम ऐसा बहुत सारा अलग अलग रन करते हैं, या फिर मान लो एक ही फिलहाल के लिए रन करें, तो ये 300 रुपए जो प्रॉफिट आया ये हमारे बिजनेस में बढ़ेगा, ठीक है। ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा, तो ये हमारे एसेट में बढ़ जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो ये तीनों चीज क्लियर हो गया, इनकम प्रॉफिट गेन, ठीक है। तीनों सुनने में सिमिलर लगता है, लेकिन है अलग अलग चीज। चलते हैं नेक्स्ट पे, 6 स्लाइड, टोटल 13 स्लाइड है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। रिसिप्ट्स, इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड सर्विसेज एसेट, दीज रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड फॉलोज, ठीक है। ये इसका कुछ क्लासिफिकेशन था जो कि शायद हम स्किप कर दिए, कोई बात नहीं, इसको अगर जरूरत पड़ा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। रिसिप्ट्स क्या होता है, जो पैसा हम लोग को रिसीव हो गया या फिर रिसीवेबल हो,
तो या इस केस में हम क्या मान सकते हैं, जैसे हम ये आइसक्रीम वाला एग्जांपल ले रहे थे ना, तो हम लोग जो आइसक्रीम बेचते हैं, मान लीजिए हम 10-20 हजार रुपए का आइसक्रीम बेचते हैं, कहाँ गया ये वाला था, अगर 10 या 20 हजार रुपए का हम आइसक्रीम सेल करते हैं, ठीक है, मान लो 1000 रुपीज का आइसक्रीम सेल करते हैं, तो हमारा 1000 रुपीज उसी टाइम मिल गया तो कैश में, तो ये क्या हुआ, रिसिप्ट हुआ। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 2000 रुपीज का किसी को आइसक्रीम देते हैं और पैसा वो अभी नहीं देता, ठीक है, वो बोलता है 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे, या फिर कुछ टाइम बाद देगा, यानी कि हमको पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ लेकिन हमको रिसीव होगा, हम बेच दिए उस सामान को तो उसके बदले पैसे हमको मिलेंगे। तो ये दोनों चीजों को क्या बोला जाता है, रिसिप्ट बोला जाता है, या तो जो पैसा रिसीव हो चुका है या फिर जो रिसीव होने वाला है, दोनों को क्या बोलेंगे, रिसिप्ट। उसके बाद है एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू। दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से सिंपल सा मतलब है खर्च, क्या खर्च हो रहा है। ए बिजनेस इनकर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है कि जो खर्च हम जैसे फ्रिज खरीदने के लिए जो खर्च किए, या फिर जो हम किसी एसेट को खरीदने के लिए खर्च किए, मान लो हम वो गाड़ी खरीदने के लिए खर्च किए, किसी भी चीज के लिए जो पैसा हम खर्च किए ना उसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जो हम लोग एसेट लाने के लिए किए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम बोलेंगे। ये नाम थोड़ा सा आप याद कर सकते हो, ठीक है, अगर हम इसको जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना उसमें हम इसको हाईलाइट कर देंगे ये सब चीजों को, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट ऑल्सो इनकर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो रेवेन्यू लाने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जो हम 200 रुपए दे रहे थे एम्प्लॉय को, कहाँ गया, किसको हम दे रहे थे 200 रुपए, कहाँ पे दिए 200, हाँ यहाँ पे जो हम 200 रुपए दे रहे हैं इसको बोल सकते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एसेट लाने के लिए हम क्या, ये 500 रुपए जो हम सामान जो आइसक्रीम हम बेचने के लिए लाए, वो जो लाने के लिए किए थे इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कुछ एसेट ला रहे हैं, ठीक है, कुछ वस्तु ला रहे हैं जिसको हम 500 रुपए में लाए थे तो इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो बिजनेस को रन करने के लिए कुछ डे टू डे खर्च है, ये 200 रुपए एम्प्लॉय को हम देते हैं, हो सकता है ये, इसको खर्च करने के बाद हो सकता है हमको कुछ सेल मिले या फिर ना भी मिले, ठीक है, तो ये इसका कोई गारंटी नहीं होता। लेकिन ये जो कैपिटल पे जो हम खर्च करते हैं एसेट लाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, वो प्रॉफिटेबल जनरली होता ही है, ठीक है। और हो गया ये, कहाँ गया एक्सपेंडिचर की बात। तो कैपिटल मतलब कि जो एसेट लाने के लिए किया गया, और रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन लिखा है, आप लिख सकते हो। चलते हैं एक्सपेंसेस में, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस भी एक किस्म का खर्च है, ठीक है। एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड और मनी द बिजनेस ओनर्स स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सपेंस मतलब खर्च, ठीक है। एक्सपेंस ऐसा, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसी का एक टाइप होता है, ठीक है। एक्सपेंस मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं फ्रिज के लिए, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कुछ अदर बिल्स पे कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कहीं स्पेसिफिक जगह पे हम दुकान लगाते हैं, ठीक है, तो उस दुकान जगह पे दुकान लगाने का हो सकता है कुछ चालान वगैरह हो या फिर कुछ रेंट वगैरह हो, तो वो सब चीज अगर हम पे करते हैं तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे, कुछ खर्च बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, और ये हो सकता है कि बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म रन में एक हेल्पफुल हो या फिर लॉन्ग रन में हेल्पफुल हो, ठीक है, तो इसको एक्सपेंस बोलेंगे। अब हो सकता है लॉस का बात, जो कि बहुत बुरा बात है, होना नहीं चाहिए। लॉस इज द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इनकम जनरेटेड टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। लॉस कब होता है, जब हम मान लो कि ये वाला एग्जांपल पे आते हैं, कहाँ पे गया, ये जो 1000 रुपए हमारा इनकम हुआ, ठीक है, 1000 रुपए हमारा ये इनकम आया, इसमें से 500 रुपए हमारा सामान का था, और मान लो कि ये जो मजदूर था ना ये 1200 नहीं, मान लो ये 600 रुपए ले लिया एक दिन का, ठीक है। तो ये 600 रुपए ले लिया और 500 का हमारा पहले से सामान था, यानी 1100 रुपए हमारा हो गया, ठीक है। और पैसा हमारे पास आया कितना, 1000, यानी 100 रुपए का घर से घाटा लग गया, ठीक है। 600 रुपए इसको देना पड़ा और 500 का सामान बिक गया, और आया पैसा कितना, 1000 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, 100 रुपीज का लॉस होगा। तो 100 रुपीज का लॉस ना हो इसलिए 200 ही रहने देते हैं, ये प्रॉफिट हो गया। इस चीज को ना एक दूसरे एग्जांपल के नीचे हम लिख डालते हैं, ठीक है। मान लो ये 1000 रुपए है और ये अगर 600 रुपए हो गया, ठीक है, ये 600 रुपए अगर एक्सपेंस हो गया तो उस केस में क्या होगा कि हमको 100 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस यहाँ पर लिख दिया जाए,
ये हमारा 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा हो गया, ठीक है, लॉस ग्रीन कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है। 200 रुपए का अगर एक्सपेंस कम है, एक्सपेंस और ये जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस था वो सब अगर कम है और इनकम ज्यादा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हुआ। और अगर एक्सपेंस ही ज्यादा हो गया, खर्च ही ज्यादा हो गया, ठीक है, रेवेन्यू से, ये रेवेन्यू या फिर इनकम से, तो उस केस में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इनकम जनरेटेड टू परफॉर्म द बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटी, जो आइसक्रीम सेलिंग का बिजनेस एक्टिविटी किए, उसमें क्या हुआ, जो इनकम आया उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंसिव हो जा रहा था, ठीक है, तो उस केस में लॉस आएगा। सस्टेन लॉसेस ओवर टाइम कैन लीड टू द शट डाउन ऑफ द बिजनेस। तो ये बुरी बात है, अगर लगातार लॉस आता रहा तो हम लोग बिजनेस नहीं चला पाएंगे, एक टाइम आएगा कि हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक क्लियर है सबको? बताइए चैट में अगर प्रॉब्लम है। बहुत ही आसान आसान बात है समझने में। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, बहुत ज्यादा लगातार बोल रहे हैं। हाँ, अब ये लॉस तक का क्लियर हो गया, ठीक है। अब परचेज वाला देखते हैं। ये परचेज सेल्स गुड्स क्या होता है, खरीदना, बेचना और सामान। जनरली हम लोग जो बिजनेस में जो भी चीज, जिस भी चीज का खरीद बिक्री करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। परचेज को देखते हैं क्या है। परचेज इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, यानी जब बिजनेस, हमारा जो आइसक्रीम में बिजनेस है, वो बिजनेस अगर कुछ खरीदता है, ठीक है, अगर कुछ परचेज करते हैं हम बिजनेस में तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कुछ खरीदेंगे तो उसको बोलेंगे परचेज। परचेज इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एन आइटम टू आइदर यूज इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीसेल इट टू एंटिटी। यानी कि हो सकता है हम कुछ आइसक्रीम के लिए हम दूध वगैरह या फिर कुछ रॉ मटेरियल भी खरीद के खुद से भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ हम डायरेक्ट आइसक्रीम खरीद के अदर बिजनेसेस से और डायरेक्ट सिर्फ सेलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी केस में हम लोग को कुछ परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है, परचेज कुछ करेंगे और कुछ सेल्स करेंगे। तो परचेज का ठीक उल्टा होता है सेल्स। परचेज हम क्या करते हैं, दूसरे से खरीद के अपने बिजनेस में सामान या फिर प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल कुछ भी लाते हैं, ठीक है, सेल्स में करते हैं। सेल्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ बिजनेस एक्सचेंजेस गुड्स और सर्विसेज विद अनदर एंटिटी फॉर मनी। सेल्स क्या करते हैं हम लोग, जो आइसक्रीम लाए वो आइसक्रीम हम किसी को बेचते हैं, बच्चों को बेचते हैं या फिर किसी जो जिसको खाने की इच्छा होगी उसको बेचेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्स बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम हो सकता है किसी अदर बिजनेस को भी बेच दे या फिर एंटिटी को भी बेच दे। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है, ठीक है, वो अपने सभी एम्प्लॉयज को चाहती है कि आइसक्रीम खिलाए, ठीक है, तो आपसे वो डायरेक्टली एक आप बिजनेस से ही डील कर लोगे कि हम आपको 100 आइसक्रीम या 2 आइसक्रीम बेच दे रहे हैं। तो आप डायरेक्ट एंटिटी से भी कभी कभी डील करते हो, सेल्स मतलब सेल्स करते हो एंटिटी को। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये पता है मेन सोर्स होता है किसी को रेवेन्यू आने का, मतलब सेल्स होगा तो पैसा आएगा, वरना और तो कोई इधर उधर का रास्ता होता नहीं है ज्यादा पैसा आने का। मेन सेल्स के थ्रू ही सारा बिजनेस निर्भर होता है इसी पे कि यहीं से रेवेन्यू आएगा तो इसी से सब कुछ खर्चा वर्चा घर बार बिजनेस सब चलेगा, ठीक है। लास्ट चीज, गुड्स। गुड्स आर द आइटम्स that a company manufactures to sell to another entity in exchange for money। गुड्स क्या करता है, एक कंपनी जो हम बनाते हैं, मान लीजिए जो हम दूध या फिर कुछ भी लाएं, ठीक है, दूध या फिर और क्या क्या ला सकता है आइसक्रीम के लिए, कुछ क्रीम वगैरह लाएं, चॉकलेट लाएं, ठीक है, तो वो सब चीज जो हम लाएं और उससे जो हम सब प्रोडक्ट तैयार किए आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या हुआ, हमारा गुड्स हुआ, यानी कि उसको हम बेचने वाले हैं, ठीक है, बेच के हम उससे चाहते हैं कुछ पैसा कमाए। When an organization buys goods it is known as purchases and when it sells goods it known as sales, ठीक है। जब परचेज करते हैं, अगर हम कुछ गुड्स खरीद के अपने बिजनेस में लाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस, और अगर हम कुछ गुड्स बेचते हैं तो उसको बोलेंगे सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने आइसक्रीम के लिए, मान लो कि हम आइसक्रीम खुद से बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग उसका रॉ मटेरियल, दूध हो गया, चीनी हो गया, ये सब चीज खरीद के लाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा परचेजेस। लेकिन जब हम आइसक्रीम बना लेते हैं तो वो आइसक्रीम क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। और गुड्स के बाद उस आइसक्रीम को मार्केट में बच्चों को या फिर जो लोग खाना चाहते हैं उनको बेचते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा सेल्स कहलाएगा, ठीक है। अगर हम किसी को 1000 रुपए का आइसक्रीम बेच दिए तो 1000 रुपए हमारा सेल्स होगा, ठीक है। और अगर हम किसी से 2000 रुपए का कुछ
रॉ मटेरियल दूध चीनी वगैरह खरीद के लाते हैं तो हमारा 2000 रुपए परचेजेस हो गया। चलो ये मनी के टर्म्स में भी हम देख लिए। अब बात करते हैं लेनदार और देनदार, यानी कर्जा लेने वाला और कर्ज देने वाला। ठीक है, सबसे पहले आता है डेब्टर। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? ऑलमोस्ट क्लियर ही होगा, हम बहुत डिटेल में डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट, डेब्टर एंड क्रेडिटर्स। डेब्टर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट ओज मनी टू बिजनेस। डेब्टर मतलब कि ना जो हमसे उधारी पे कुछ ले गया। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा आया, उसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, 10 रुपए का आइसक्रीम मांगा, पैसा नहीं था, तो हम बोले कि बच्चा है, तुम बहुत भरोसेमंद लग रहा है, तुमको आइसक्रीम दे दिए, तुम कल घर से लाके पैसा दे देगा। ठीक है, कल परसों जब भी दे, तो उस केस में क्या हुआ, वो बच्चा हमारा डेब्टर हो गया, यानी हमसे उधारी लेके गया है। ठीक है, तो हम उससे पैसा हमको लेना है। डेब्टर से क्या होता है, पैसा बिजनेस को लेना होता है। कंपनीज ट्रीट इट एज एन एसेट बिकॉज दे विल गेट मनी फ्रॉम देम इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। तो कंपनीज या फिर बिजनेस क्या करता है, इसको एक एसेट ही समझता है। तो वो 10 रुपए क्या है, हमारे लिए एसेट ही है, मतलब वो हमको अभी नहीं आया है लेकिन आएगा ही, मतलब वो हमारा ही है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, एक एसेट। ठीक है, जनरली हम कैश को भी एक एसेट ही मानते हैं, यानी अगर हमारे गले में या फिर जो क्या कहते हैं काउंटर हो गया या फिर जो थैली होता है जिसमें हम पैसा रखते हैं, तो जो पैसा हम कैश रखे हुए हैं उसको एसेट ही बोलेंगे। तो हम अगर दूसरे के पास किसी का उधार पैसा है तो उसको भी एसेट ही मान लेंगे। चलो अब बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है ठीक उल्टा। एक क्रेडिटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी, यानी कि क्रेडिटर क्या हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक एंटिटी भी हो सकता है, यानी कि बिजनेस भी हो सकता है। सेम डेबिटर में भी था, हो सकता है एक बच्चा हो जाए या फिर कोई कंपनी ही हो जो हमसे बहुत सारा उधार ले गया हो। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है कि हमें किसी एक इंडिविजुअल से। क्रेडिटर क्या होता है, जो हमको उधार देता है। ठीक है, ए क्रेडिटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू हुम ए बिजनेस ओज मनी, यानी कि जिसका बिजनेस पैसा रखे हुए। ठीक है, यानी कि किसी से कुछ सामान आया और उसको कैश पेमेंट हम नहीं दिए, बोल दिए कि बाद में देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, वो हमारा क्रेडिटर है, यानी उसने हमको कुछ पैसे उधारी पे दिए हैं। कंपनीज ट्रीट इट एज ए लाइबिलिटी, यानी इसको लाइबिलिटी भी बोला जाता है, बिकॉज दे विल हैव टू पे देम इन नियर और डिस्टेंट फ्यूचर, यानी कि ये आज नहीं तो कल पैसा तो देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, वाउचर डिस्काउंट। हाँ पहले वाउचर देख लेते हैं। ठीक है, वाउचर क्या होता है, वाउचर इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी यूजेस एज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, वाउचर क्या होता है, अगर हम मान लो अगर अकाउंटिंग में हम कुछ एंट्री करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बोल दिया कि भाई 5000 का सामान बिका, सॉरी 5000 का आइसक्रीम बिका और तुम इसको लिख लो, तो ऐसा हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते। तो वाउचर क्या करता है, एक एविडेंस का काम करता है। तो वाउचर क्या हो सकता है हम उससे मांग सकते हैं कि जो 5000 का तुम सामान बेचे उसका बिल दिखाओ, कि कितना प्रोडक्ट वो तुमसे लेके गया और कितना तुम उससे पेमेंट लिए, तो वो एक प्रूफ की तरह काम करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वाउचर। Businesses treat it as a redeemable transaction bond as it has monetary value and is helpful in a specific cases। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोग कभी कभी हो सकता है इस वाउचर को हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम जनरली रहने देते हैं। ठीक है, जैसे वाउचर किसी केसेस में बैंक का चेक भी हो सकता है। ठीक है, तो बैंक के चेक को हम रिडीम नहीं करते, उसको रहने देते हैं, तो वो बस सिर्फ कागज बना रहता है, उसका हम एक्चुअल एंट्री नहीं करते, यानी बिजनेस से उसको हम बस क्या बोलते हैं दूर ही रखते हैं, और जब हमको जरूरत होता है उसको हम उसको यूज में ले लेते हैं और उसका एंट्री भी कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, छूट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट। यानी ट्रेड यानी कुछ हम बिजनेस करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं, और मतलब कोई बल्क में वगैरह खरीद रहा है, और कैश डिस्काउंट मतलब बाद में पैसा देने वाला था लेकिन अगर अभी देने के लिए तैयार हो गया तो कैश डिस्काउंट। देखते हैं क्या कहानी लिखा हुआ है। A trade discount is a discount that a seller can offer to a buyer by reducing a price of an item। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, अगर मान लीजिए वो हमारा कोई खास है तो उस केस में हम उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। हो सकता है 100 रुपए का आइसक्रीम हम उसको 90 रुपए में पकड़ा दें, या फिर हो सकता है वो बोल दे कि हम 30 या फिर 300 आइसक्रीम एक साथ लेंगे, तो हो सकता है हम उसको पर आइसक्रीम 1 या 2 रुपए कम कर दें। तो ये सब क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि ट्रेड यानी धन, मतलब वो ट्रांजेक्शन हम किसी तरह से एग्जीक्यूट कराने के लिए वो हम कुछ डिस्काउंट दे दिए, तो जनरली इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इट डज नॉट गेट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, यानी अकाउंटिंग बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। ए कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट अ सेलर कैन ऑफर टू अ बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय रिड्यूसिंग द इनवॉइस प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है,
या फिर हो सकता है कि अगर हमसे कोई आइसक्रीम लेने आया, 10 रुपये आइसक्रीम पर प्राइस था और वो हमसे 10 आइसक्रीम मांग रहा था, ठीक है, 10 आइसक्रीम हम उसको देते हैं तो हमारा 100 रुपीज बनता है। तो वो क्या कहता है 100 रुपीज हम 2 वीक बाद देंगे या फिर 1 महीने बाद देंगे। तो उस केस में हम उसको एक ऑफर दे सकते हैं कि हम आपको 95 रुपये ही लेंगे या फिर 90 रुपये ही लेंगे, अगर हम आप अभी कैश में पैसा दे देते हो, ठीक है। अगर आप कैश में काम करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, जनरली बहुत ज्यादा रियल में भी आपको मिलेगा। हो सकता है आप किसी दुकान में जाओ ना, तो आप अगर कैश पैसा देते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अगर उधारी पे कोई सामान लेता है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलता। तो अगर आप कैश पे काम करते हो तो डिस्काउंट आपको थोड़ा जरूर उधारी वाले से ज्यादा मिलेगा। इट हेल्प्स टू इंश्योर टाइमली पेमेंट फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट गेट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। यानी कि अगर हम किसी को 10 रुपए का ट्रेड कैश डिस्काउंट देते हैं ना, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। ये बातें नोट्स में लिखी होंगी, जो हम कॉपी पे हैंड रिटन नोट्स देंगे उसमें लिखा होगा। क्लियर? देख लें सब कुछ क्लियर है। आदित्य ऑडियो वीडियो, आदित्य है कि चला गया? चलो थैंक यू भाई, 2 मिनट रेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पेट में जलन हो रहा है, पानी पी के आ रहा है। अच्छा, आप में से कोई है जिसको जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है? ठीक है, अगर किसी ने कोई पढ़ा हो तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा सा 1-2 मिनट हम रेस्ट करें। कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं? डेब्टर क्रेडिटर देख चुके हैं, वाउचर डिस्काउंट, ठीक है। और ये 4 पॉइंट बचा हुआ है लास्ट का, ठीक है। 10 11 12 13, ठीक है। कम कम ये कंप्लीट कर ही लेते हैं। कितना टाइम? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से पहले कहीं पे अकाउंट हम लिखे हुए हैं क्या? अकाउंट क्या होता है? चलो नहीं है, अकाउंट को मान लेते हैं ना। अकाउंट क्या होता है, चलो इसको पहले प्रेजेंट कर लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, it is the records of books in which all financial transactions of an entity are recorded and maintained। बुक्स ऑफ अकाउंट का सिंपल सा मतलब है जिस एक खाता या फिर जिस बही में, जिस कॉपी में, जिस रजिस्टर में, जिस किताब में ये सब चीज हम बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है? जर्नल होता है। जर्नल भी एक अकाउंट है, लीजर भी अकाउंट है, कैश बुक भी अकाउंट है, बैंक बुक भी अकाउंट है। ये सब जो हम सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहे थे ना, ये दोनों है, ठीक है। ये सबको पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में जर्नल, लीजर, ट्रायल बैलेंस यही सब पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट की। अच्छा, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए, जो हम लीजर के केस में हम देखते हैं कि अकाउंट हम एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए एक बैंक अकाउंट बना लेंगे, कैश के ट्रांजेक्शन के लिए कैश अकाउंट बना लेंगे। इसको जब हम डिटेल में देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अब है डेबिट। इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड डेबिटो। इन केस वेयर एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, द एंट्री इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड एंड अकाउंट एंड इट सेड दैट द अकाउंट इज डेबिटेड। तो ये डेबिट क्रेडिट समझने से पहले ना आप अकाउंट समझ लो। मान लो कि हमारे पास एक कैश अकाउंट है, ये पूरा जो मान लो ये हमारा कैश अकाउंट है। ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना, इसको मान लो एक कैश का अकाउंट है, ठीक है। तो इसको दो भाग से बीचों बीच दो बांट, ठीक है, दो भाग में बांट दो। तो इस साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड, और इस साइड हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं हम लोग? डेबिट लिस्ट करते हैं। डेबिट मतलब जो भी कैश हमारे बिजनेस से निकला। अगर हम किसी को 2000 रुपये दे रहे हैं तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। अगर हम बिजनेस से पैसे दे रहे हैं, दोबारा सुनिएगा, अगर हम बिजनेस में से यानी आइसक्रीम के दुकान में से हमारे पास जो कैश पड़ा था उसमें से अगर हम 2000 रुपये किसी को दे रहे हैं, इसको हम एक टेबल में लिख दे क्या? चलो कर ही लेते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाँ ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल ही कर लेते हैं। मान लो ये कैश अकाउंट है, इस बदकिस्मती की बात है कि ये कलर हमारा सही नहीं है, इसको सही कर लेते हैं कलर, ठीक है, वाइट कलर कर देते हैं। तो मान लो हम यहाँ से ना कि किसी को हम 2,000 रुपए दिए, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो 2,000 रुपए दिया, यानी कि किसी को हम बिजनेस ने कैश दिया 2,000 रुपए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। और डेबिट कहाँ लिखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड को। तो इसको हम थोड़ा सा एंटर दबा लेंगे, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे डेबिट साइड। एक्चुअल जो अकाउंट दिखता है वैसा नहीं दिख रहा, हम बस इसका एक क्या बोलते हैं, आपको बस एक्सप्लेनेशन के लिए बताते हैं कि दो चीज जनरली हम लोग को इसमें करना होता है, डेबिट साइड। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, क्रेडिट साइड। ये क्या होता है, क्रेडिट साइड। ये हो गया क्रेडिट साइड। जब हम एक्चुअल में बहुत सारा प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, तो उस टाइम हम इसको और अच्छे डिटेल में देखेंगे। मान लीजिए क्रेडिट साइड, यानी कि हमारे पास कुछ पैसा, अच्छा डेबिट, किसी को 2,000 रुपए दिए, नहीं नहीं, 2,000 रुपए अगर हमारे पास किसी ने दिए, ठीक है, हमको किसी ने दिए, अगर बिजनेस को किसी ने दिए, अच्छा क्लियर लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस को किसी ने, मान लो यहाँ पे हो सकता है किसी बैंक से निकाल के हम ही लाए हो, या फिर किसी और अकाउंट से इसके अंदर आए हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेबिट। यानी कि अगर जो आया उसको बोलेंगे डेबिट बिजनेस के अंदर, या फिर जो ये कैश हमारा अकाउंट है इसके अंदर 2,000 रुपए कहीं बाहर से आया तो इसको हम बोलेंगे डेबिट। और अगर हम क्रेडिट, यानी कि इस कैश अकाउंट में अभी 2,000 रुपए बैलेंस है, यहाँ से हम किसी को 100 रुपए दे देते हैं। अगर हम 100, मान लो कैश क्या करते हैं हम लोग, 100 रुपए का सैलरी दे देते हैं, ठीक है, किसी को सैलरी दे देते हैं 100 रुपए, 100 रुपए नहीं, इसको 1,000 रुपए मान लो, 100 रुपए किसी को सैलरी देंगे बुरा मान जाएगा, 1,000 रुपए हम किसी को सैलरी दे देते, तो ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, यानी कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये सबको और डिटेल में हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए मूव ऑन करते हैं। यही डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो पैसा आया, यानी कि जो पैसा अकाउंट के अंदर आया, हो सकता है ये बैंक अकाउंट होता, तो बैंक में जो पैसा आया उसको डेबिट मानेंगे, और जो बैंक से पैसा निकला उसको क्रेडिट मानेंगे। यानी कि कैश अकाउंट को आप सिंपल समझ लो, कैश अकाउंट क्या है, हमारा वो जो ट्रेडिशनल गल्ला होता है ना, वो गल्ला, इसमें से अगर पैसा आया, अगर इस गल्ले में पैसा 2,000 रुपए आया तो हम उसको डेबिट लिखेंगे, और अगर इससे पैसा हम 2,000 रुपए निकाल के, 1,000 रुपए किसी को निकाल के सैलरी पे कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट। आप हर अकाउंट को ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, उसमें से अगर पैसा निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट, और अगर उसमें पैसा आ रहा है तो उसको बोलेंगे डेबिट। ये चीज और डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जांपल दे दे के समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए कहाँ पे थे हम, डेबिट क्रेडिट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जो हमारे आइसक्रीम का, जो हम आइसक्रीम बेचे हैं उस पर थोड़ा सा एक्सपेंस वगैरह किए हैं, तो आइसक्रीम का जो एक्चुअल प्राइस था, यानी कि जो भी हमारे, हम जितने का उसको खरीद के लाए थे, अगर हम 10 रुपए का आइसक्रीम बेच रहे, हो सकता है हम उसको 7 रुपए का खरीद के लाए हों, तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। या फिर अगर हम खुद से बनाते हैं तो हो सकता है हमको दूध चीनी सबका मिला के 6 रुपए प्राइस पड़ा होगा, तो 6 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, ठीक है। ये चीज भी हमको कभी कभी ध्यान रखना था प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये पार्ट हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन 6th-7th में बहुत आता है। डेप्रिसिएशन मतलब कि अगर हम कोई वो अपने बिजनेस पे रहते, इधर उधर का एग्जांपल नहीं देखते, अपने बिजनेस में हम वो एक गाड़ी खरीद के लाए थे, ठीक है, अगर हम एग्जांपल दिखा पाए तो उसको हम गूगल पे सर्च करके वो गाड़ी लास्ट में जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो वो जो हम गाड़ी खरीद के लाए, आप लोग इमेजिन कर सकते हो आंख बंद करके, अगर हमारी बात सुन रहे हो तो, ठीक है। तो आप वो गाड़ी का हो सकता है कि हम लोग आज खरीद के लाए, तो आज वो हम 50,000 रुपए की खरीद के ले आए, या फिर 20,000, 30, मान लो 30,000 मान लेते, ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए बजट है तो हम 30,000 का एक बिजनेस का गाड़ी खरीद के लाए, ठीक है। वो 30,000 हो सकता है कि 1 साल बाद उसका पैसा क्या होगा, आधा हो जाएगा, कोई हम बेचने जाएंगे उसको तो 30,000 में तो वो नहीं बिकेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो हम बोलेंगे डेप्रिसिएट हो गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करता है, वो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू गिर गई, यानी कि अब उसका वैल्यू सिर्फ 15,000 है, तो इस केस इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑफ यूजेज और पैसेज ऑफ टाइम obsolescence. It is the allocation of cost of the fixed asset in each accounting year during the expected useful life.
ठीक है। ये क्या करते हैं हम लोग, हर साल के बाद जनरली डिप्रिसिएशन को काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन मतलब कि कभी कभी अपडेट कर लिया जाता है। तो ये बस जो प्राइस घटता है उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर मान लो कि पहले प्राइस था 30,000 का, अब वो 15,000 का हो गया, तो 15,000 रुपीज डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और ये है इसका डेफिनेशन। अब बात करते हैं एंटिटी की। इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच कैरीज आउट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जैसे कि हमारा जो आइसक्रीम बिजनेस है ना, वो भी एक एंटिटी है, और जो बैंक है वो भी एक एंटिटी है। मतलब कुछ भी जो कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एनटीटी बोलेंगे। चलो, एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड फोर्स, यानी कि वो कानून के हिसाब से बना हुआ है, सब कुछ मतलब प्रॉपर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एंटिटी। इट इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फॉर्म्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, एटीसी। जैसे एंटिटी क्या हो सकता है, रिलायंस कंपनी हो सकता है, बैंक हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है जिससे हम वो खरीद के लाते हैं। जैसे मान लो सुधा का आइसक्रीम खरीद के लाते हैं, सुधा बहुत कंपनी फेमस है, या अमूल, तो वो क्या हुआ हमारे लिए एंटिटी होगा, और उसके लिए हम भी एक एंटिटी होंगे, वो हम इंडिविजुअल तो है नहीं। तो जनरली हम दो ही चीज से डील करते हैं, या फिर एंटिटी से या फिर इंडिविजुअल से। अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री क्या होता है, इट इज अ ट्रांजेक्शन और इवेंट विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मान लीजिए 100 रुपए का या फिर 200 रुपए का कुछ सामान बिका, 200 रुपए का सामान बिका, अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी उसको लिख दिया गया कि सेल्स ऑफ 200 रुपीज अकॉर्ड। इसको अकाउंटिंग की भाषा में कुछ अलग लिखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लो यही लिखते हैं। अगर हम ये लिख दिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंट्री होना, यानी कि अकाउंट में ये एंट्री हो गया। अब ये रिबेट, रिबेट क्या है ना, एक डिस्काउंट जैसा ही होता है, लेकिन ये क्यों दिया जाता है इसको देखते हैं। It is a reduction in the price of the goods after the goods have been sold and is offered for reasons other than may be have been allowing trade discounts say badly quality products, ठीक है। तो ये जनरली ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, और इसके अलावा हम लोग किसी और कारण से डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे कि कारण क्या हो सकता है, हम हमारे पास से वो कुछ प्रोडक्ट ले गया हो, ठीक है, और बोल दे कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, या फिर जो प्रोडक्ट हम पहले भेजे थे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर वो टूटा फूटा निकल गया, तो उस केस में क्या आएगा कि हम लोग हमारे पास वो लेके वापिस आएगा, और हमको उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट देना पड़ेगा रिप्लेसमेंट में। तो उसको क्या बोलते हैं, रिबेट, यानी उसको डिस्काउंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिबेट। इट इज द अफोर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीट इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में कुछ हमने कर्म किए, गलतियां की, कुछ गलत सामान बेच दिया, तो उसका हमको नुकसान भुगतना पड़ेगा। कस्टमर आएगा बोलेगा ये गलत दिए हो, तो हमको उसका बात सुनना पड़ेगा। मतलब अगर किसी को हम गलत आइसक्रीम दे दिए, ठीक है, वो आइसक्रीम के अंदर कुछ पिल्लू वगैरह निकल गया, ठीक है, कुछ ऐसा भगवान न करे हो, तो अगर वो निकल गया तो वो हमको वापस देने आएगा, तो हमको बदले में क्या होगा, एक नया आइसक्रीम देना पड़ेगा, उससे पैसा नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि हमको वो 50% ही पैसा दे, कि आधा अच्छा था, आधा हम खा लिए, आधा में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या हो रहा है, तो किसी भी कीमत पर, मतलब ऐसा पास्ट में जो कुछ सेल वगैरह किया होगा, पास्ट में कुछ ट्रांजेक्शन किया होता है, उसके बेसिस पे जो हमको डिस्काउंट देना पड़ता है उसको बोलते हैं रीबैट। अब ये हो गया सोलवेंट इंसॉल्वेंट, तो ये कुछ है नहीं। सोलवेंट इट इज द स्टेट वेयर ए पर्सन एंटिटी इन इज बिजनेस टू पे टू डेब्ट्स, यानी कि अगर किसी को हम कर्ज दिए हुए, मान लो कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को कर्ज पे दे दिया आइसक्रीम, जिसके पास रहने के लिए घर वर कुछ है नहीं, वो भिखारी है, तो वो क्या करेगा, हमको पैसा नहीं देगा, वो कहाँ से देगा पैसा, तो सोलवेंट यानी कि वो दिवालिया हो गया। जैसे हम कहते हैं सहारा कंपनी को, सहारा कंपनी को आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों का पैसा दिया और अब दिवालिया हो गया, यानी कि अब हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, ये हम उल्टा बोल गए। इंसॉल्वेंट यानी कि जो पैसे देने के लिए एबल नहीं हो, यानी अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी कि जो कर्ज पे करने के लिए एबल नहीं है, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। तो जो भिखारी था या फिर सहारा कंपनी था, सॉरी दोनों को कंपेयर हम नहीं कर रहे, बस सहारा कंपनी या फिर कोई भी ऐसा कंपनी जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, यानी कि हमारे अंदर क्षमता नहीं कि हम कर्ज चुकाएं, उसको बोलेंगे दिवालिया हो गया। और सॉल्वेंट मतलब जो इस स्टेटस में है कि पे कर पाए, जैसे कि अगर हम किसी अच्छे कंपनी को पैसा देते हैं, किसी अच्छा जो जॉब वॉब कर रहा है लड़का, उसको अगर हम आइसक्रीम उधार पे देते हैं, तो हमको भरोसा है कि वो आदमी हमारा कर्ज आके या फिर जो उधारी है वो चुका देगा, ठीक है। यही बात है, ये इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होता है, जो पैसा ना ही देने वाला है उसको इंसॉल्वेंट, और जो पैसा देने वाला है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स, यानी बुरे डेब्ट्स क्या होते हैं, और बैलेंस शीट। तो ये जो इनसॉल्वेंट लोग होते हैं ना, इनको जो हम कुछ कर्ज दे देते हैं, ठीक है, अगर हम मान लो ये हमारे 1,000 रुपए का सामान ले गए और ये दिवालिया हो गया, तो मतलब क्या हुआ, ये बैड डेब्ट हो गया, यानी कि हमको कभी वापस नहीं मिलने वाला।
इट इज द अमाउंट रिचेबल बाय द बिजनेस विच कम्स irrecoverable and is therefore treated as a loss by the business and debited from the profit and loss account। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, डेबिटेड क्या होता है, आगे देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, यानी नेक्स्ट डे में जब हम एक्चुअल में ये सब करना शुरू करेंगे अकाउंट बनाना। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो पैसा हमको लगता है कि कुछ पैसा उधार हम दे तो दिए लेकिन अब मिलने का कोई आशा नहीं, मतलब ऐसा आदमी को दे दिए कि हमको पता है कि वो पैसा कभी वापस ही नहीं देगा, तो उसको हम बैड डेब्ट्स मानते हैं और उसको लिख लेते हैं कि भैया ये घाटा लग गया, अब हम क्या कहते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, ये लॉस हो गया, मान लेते हैं कि चलो गलती हो गया। अब हो गया बैलेंस शीट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ए फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कर लेते हैं ना, उसके लास्ट में हम एक पोजीशन रिपोर्ट बताते हैं कि बिजनेस कैसा रहा, उसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि जनरली बैलेंस शीट क्या होता है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड करता है, यानी कि 31 मार्च इंडिया का ऑफिशियली एक अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के। तो उस पीरियड के एंड में हम लोग देखते हैं बिजनेस का पोजीशन, यानी कि क्या एसेट्स है, यानी बिजनेस के पास कितने का ठेला है, कितने का गाड़ी है, कितने का फ्रिज है, और लाइबिलिटीज कितना हमको पैसा चुकाना है, कैपिटल यानी कि हमारे पास कैपिटल कितना है, और क्या क्या बिजनेस का जनरली पोजीशन है। तो ये सब चीज को क्या बताता है, बैलेंस शीट। और क्या लिखा, अच्छा ये एक और टॉपिक था, हम इसको शायद एक जगह नहीं लिखे, ये बुक वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर दें, क्या होगा, इसको कलर नहीं होगा क्या? चलो बुक वैल्यू इसके साथ ही कर दी, कोई बात नहीं। बुक वैल्यू क्या होता है, इट इज द वैल्यू एट विच द आइटम्स एसेट्स लायबिलिटीज अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो कि हम किसी 10,000 रुपए का कोई हमारे पास, वो ठेला गाड़ी का एग्जांपल ज्यादा हो गया, कुछ और नहीं हो सकता क्या, मान लो हमारे पास फ्रिज है, ठीक है, हम फ्रिज का वैल्यू लिख देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए का हमारा फ्रिज था, और हो सकता है वो हम 15,000 में ही लाए हों, 5,000 रुपए लिख दिए ऐसे ही फालतू, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस और अकाउंटिंग में वो माना जाएगा 20,000 रुपए का ही, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो 25,000 रुपए का था और 5,000 रुपए हम जबरदस्ती डिस्काउंट करा के ले लिए। तो जो हम इसमें लिखते हैं, यानी जो वैल्यू हम लोग अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देते हैं किसी ऑब्जेक्ट किसी एसेट के लिए, या फिर किसी का लाइबिलिटी के लिए, लाइबिलिटी का एग्जांपल हम देते हैं, एसेट के लिए अगर हम जैसे फ्रिज का 20,000 लिख देते हैं तो वही उसका बुक वैल्यू माना जाएगा, यानी बुक का वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब बुक का वैल्यू, किसी चीज के लिए बुक का वैल्यू क्या है तो उसी को बोलेंगे बुक वैल्यू। तो फ्रिज के लिए बुक वैल्यू क्या हो जाएगा 20,000। और लाइबिलिटीज के केस में क्या हो सकता है ना, किसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब किसी का हम 25,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और वो जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं तुम हमसे 30,000 रुपये लिया था, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले से लिखे हुए हैं कि 25,000, तो हम लोग 25,000 ही मानेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम वो पैसा किससे लिए हुए हैं, सोहन से, ठीक है, तो सोहन से हम 25,000 रुपये लिए हुए हैं, तो सोहन की लाइबिलिटी क्या होगी, बुक वैल्यू, मतलब उस पे उसकी हमारे लाइबिलिटी क्या बनेगी, यानी कि बुक वैल्यू में क्या होगा, तो जो बुक वैल्यू में होगा 25,000 उसी को हम मानेंगे। तो कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, जो अकाउंट्स में लिखा है वही सही है, जो बुक वैल्यू है उसी को अकाउंटिंग में कंसिडरेंस मिलता है, यानी उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है। इतो श्री मार्कंडो वाचा सप्तमोध्याय समाप्तोस्ति। चलो समाप्त हो गया ये सब कुछ टर्म्स, और अगर इसके अलावा कुछ टर्म्स बचता है तो वो जब हम अब डिस्कस करेंगे ना तो थोड़ा वर्ड क्लियर होने लगेगा, ठीक है। ये टर्म्स हम इसलिए बता दिए हैं कि जब हम नया नया ये सब नाम बोले, इनकम क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, तो आपको पूरा पूरा ना समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा समझ में आए, ठीक है। ऑलमोस्ट जो पहले से ये पढ़े होंगे उनको तो पूरा पूरा आया होगा। चलो, तो जो लोग YouTube पे वीडियो देख रहे हैं ना, जो लोग भी ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, और ये जो कंप्लीट PPT हम पढ़ा है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, और एक हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, जो उसमें हैंड रिटन फॉर्म में आपको नोट्स होगा PDF में, ठीक है। वो शॉर्ट में लिखा होगा, ऐसा लंबा चौड़ा PPT जैसा नहीं होगा, और 1 या 2 पेज में आई थिंक सब समराइज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस की, तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाना सीखेंगे, ट्रांजेक्शन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब लाइक वो सब क्या बोलना कर ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच।